हेलो डियर, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हमने अभी तक स्टार्ट किया था क्लास 12 का अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे करके हम लोग अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या हमको उसको कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करना, सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमको चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का पढ़ना क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, पहला चैप्टर का हमारा नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। नेचर क्या होता है 11th में आप पढ़ते ही आ रहे हो, सिग्निफिकेंस क्या होता है ये भी पढ़ते आ रहे हो, मैनेजमेंट क्या होता है देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से हमको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या चीजें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले, है ना, देखो मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, ये तीन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों मैनेजमेंट किया जाता है, और इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेप्ट इंक्लूड मीनिंग एंड फीचर। अभी कंसेप्ट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग और फीचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, फिर देखना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है, ये भी एक एक करके देखेंगे। फिर देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कितनी लेवल होती है, है ना। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, आगे जाके हम लोग डील करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन, है ना, मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्या क्या एक्टिविटी या काम परफॉर्म करता है, उसको हम लोग 5 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए यहाँ पे, उसको एक एक करके हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, जिसका कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंसेप्ट क्या है। लेकिन इन सारी चीजों को एक ही लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो या तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर समझ लो कि ये बातें आपको समझ में नहीं आएगा। फिर वही हो गया कि हमको सिलेबस खत्म करने वाली बात, है ना, जो नॉर्मली हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को छोटे छोटे लेक्चर्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे, है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता रहेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। कभी ना कभी ये टर्म को आपने सुना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैनेज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैनेज। किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को, किसी भी थिंग्स को मैनेज करना, प्रॉपर वे में अरेंज करना, सही तरीके से संभाल के चलना इज नोन एज मैनेज, है ना। क्या करते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, है ना। आगे जाके और देखेंगे डिटेल में कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या, पर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैनेजमेंट क्या होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं कि मम्मी मैनेजमेंट करती है। भाई सुबह से उठती है, झाड़ू पोछा करती है, पानी भरती है, बर्तन धोती है, आपके लिए टिफिन बनाती है, आपको नहा धो के स्कूल भेजती है, उसके बाद फिर घर का खाना बनाती वगैरह वगैरह। दिन भर चलता रहता है, और एक ही दिन नहीं, कंटिन्यूअसली हर दिन ये चलता रहता है। तो मम्मी भी क्या कर रही है, घर को मैनेज कर रही है। ये भी क्या हो गया, मैनेज करना हो गया। पापा भी मैनेज करते हैं, सुबह से निकलते हैं, काम में जाते हैं, टाइम टू टाइम काम करते हैं, काम फिनिश करके घर आते हैं, आपके लिए पैसे कमा के लेके आते हैं, उसके बदले में आपको सामान ला के देते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट मतलब हम एक साधारण भाषा में कहेंगे तो किसी भी काम को एक डिसिप्लिन्ड वे में, प्रॉपर वे में अरेंज करके, मैनेज करके चलना, ताकि हमने जो सोचा था, हमने जो डिसाइड किया था, हमारा जो पर्पस है वो अचीव हो सके। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक गोल है, एक एम है कि मुझे 12th में टॉप करना है या 90+ % लेके आना, 95% परसेंटेज लेके आना है। अब उस परसेंटेज को लाने के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग किया, क्या टाइम टेबल बनाया, आप क्या पढ़ाई करते हो, किसकी लेक्चर्स देखते हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आप भी अपने स्टडीज को मैनेज ही कर रहे हो घर में बैठ के। ठीक है, तो दिस इज सिंपली नोन एज मैनेजमेंट। किसी भी काम को अच्छे तरीके में, साधारण वे में, बहुत बढ़िया तरीके से कम खर्चे में करना, अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। पर अब देखते हैं एक फॉर्मल लैंग्वेज में कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नीड प्रॉपर मैनेजमेंट टू रन इट स्मूथली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, बिजनेस हो, हर किसी को एक प्रॉपर अच्छा मैनेजमेंट चाहिए ताकि बिजनेस स्मूथली रन हो सके।
मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस बिल्कुल अच्छे से मूव नहीं करेगा, पूरा हौच पौच हो जाएगा, है ना। जैसे एक कहावत है, आपने सुना होगा कि विथआउट प्रॉपर मैनेजमेंट अ बिजनेस इज लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग ऑन अ सैंड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप बिना मैनेजमेंट के एक घर बना रहे हो, एक बिल्डिंग बना रहे हो, कहां पे? सैंड में, जमीन में, जो कभी भी क्या हो सकता है? गिर सकता है। तो वही कहानी है कि हमको देखना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक। सो दिस टर्म मैनेजमेंट मींस अ मैनेजर हैज टू मैनेज द पीपल। देखो, मैनेजर जो मैनेज करता है उसको मैनेजर कहते हैं। वो क्या क्या काम करता है, मैनेजमेंट के नाम पे क्या क्या काम करता है? वो सबसे पहले मैनेज द पीपल, वो एम्प्लॉइज को जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ओनली नॉट एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सबको क्या करके चलना है? मैनेज करके चलना है, उनको सेटिस्फाइड करके चलना है। पर इस तरीके से सेटिस्फाइड करना है कि उनका पर्सनल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल क्या हो? अचीव हो, ठीक है। देखते हैं, अ मैनेजर हैज टू टेक वर्क फ्रॉम अदर पीपल एंड अदर रिसोर्स। देखो, एक अच्छा मैनेजर वही है जो अदर पीपल से, अदर रिसोर्स से अपना काम निकाल ले, है ना। जैसे ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, एम्प्लॉय की बात करते हैं कि मान लो मैं एक किसी दुकान में काम करता हूं, तो मैं क्या हो गया? एक एम्प्लॉय हो गया। अब वहां का जो मैनेजर होगा वो मेरे से ज्यादा काम कैसे अच्छे से निकाल ले और मुझे कैसे वो यूज कर सके एज अ रिसोर्स, एज अ एम्प्लॉय, तो वही क्या कहलाता है? एक अच्छा मैनेजर कहलाता है, ठीक है। देखो, दिस वर्ड रिसोर्स कवर्स मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मार्केट, है ना। रिसोर्स का क्या मतलब है? पैसा, मनी, ठीक है, मटेरियल, रॉ मटेरियल, जिस चीज का भी आप यूज करते हो, उसके अलावा मशीन्स, कैपिटल, फिक्स कैपिटल, मेथड्स, कौन तरीके से आप काम कराते हो, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मार्केट, कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है, किस मार्केट फील्ड पे आप काम करते हो, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। एंड इफ दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रिजल्ट एंड अचीव इट्स गोल। अब इन सारी रिसोर्स को जो अच्छे से मैनेज कर लेगा, जो सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर लेगा, वो मैनेजर हमेशा क्या करेगा? अपना टारगेट अचीवमेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो अभी तक हमने जितना भी चीज देख रहा था ये सब समझने के लिए था। अब एक्चुअली में देखते हैं कि हमको नोट मेकिंग में क्या करना है और सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम देख रहे थे जनरल कंसेप्ट, हम समझ रहे थे जो वो क्या था? जनरल कंसेप्ट था। हम अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते। लेकिन अगर बुकिश लैंग्वेज में जाके देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या है, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। देखो, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या करने के लिए चलता रहता है? गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब हमारा जो गोल है, हमने जो टारगेट डिसाइड करके रखा है कि हमको क्या करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम जो इफेक्टिव वे में या एफिशिएंट वे में काम करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये इफेक्टिव वे और एफिशिएंट वे क्या होता है? देखो, अभी आगे और डिटेल में देखेंगे आगे, है ना। इफेक्टिव मतलब होता है कोई भी काम को टाइम टू टाइम करना, जो आपने डिसाइड किया था कि भाई इस टाइम पे काम होना चाहिए, उस टाइम पे करना, वो इफेक्टिवनेस कहलाता है। और एफिशिएंटली मतलब होता है कम से कम खर्चे में, कम से कम रिसोर्स को यूटिलाइज करके या रिसोर्स को प्रॉपरली एंड बेटर यूटिलाइज करके अपने टारगेट को अचीव करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग इफेक्टिवली गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है? एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऐसा काम करना है कि हमको कम से कम खर्चे में और टाइम टू टाइम हमारा अचीवमेंट हो जाए। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे 12th में 90% लेके आना है और आप लाते हो 98%, चलो आपने टारगेट से ज़्यादा भी अचीव कर लिया, पर आप एक साल में नहीं 3 बार पेपर देके लेके आते हो। इस साल नहीं, आप एक बार अटेम्प्ट किए, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किए, फिर तीसरी अटेम्प्ट में आप 90% लेके आते हो। 3 साल में आप 90% लेके आ रहे हो 12th में, कोई मतलब है क्या? नहीं है, ठीक है। चलो, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो और आप इसी साल 90% लेके आ रहे हो, लेकिन इतना मनी वेस्ट कर रहे हो, इतना मनी वेस्ट कर रहे हो, इतना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, तो क्या मतलब उसका भी? आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके कोचिंग कर रहे हो,
तो आपने 90% तो लिया, लेकिन आपने रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब वही है कि हमको कम से कम खर्चों में समय पर अपने टारगेट को अचीव करना है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैनेजमेंट। नाउ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। अब एक एक करके समझते हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस मतलब क्या होता है। देखो मैनेजमेंट जो है ना, एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसको आप करके बैठ गए और काम हो जाएगा। ठीक है, ऑटो पायलट मोड पे ऐसे चलने वाला नहीं है मैनेजमेंट। हमको कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है, आगे के बारे में सोचना पड़ता है, पिछला एक्सपीरियंस को उठा के आगे का सोचना पड़ता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अब किस प्रोसेस चलता है, देखो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है कि हमको क्या करना है। प्लानिंग करने के बाद वो ऑर्गेनाइज करता है कि इस काम को जो करना है वो कौन करेगा, कौन सही बंदा है जिसको हम ये काम को सौंप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, काम को बांट दिए, वर्क को बांट दिए। अब जो हमको रिक्वायर्ड पर्सन चाहिए उनको हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, मतलब रिक्रूट करेंगे। अगर हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हायर करेंगे। हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्टिंग मतलब होता है हम उनको बताएंगे, गाइड करेंगे कि प्रॉपर वे में कैसे काम करना है, किस गोल के टुवर्ड हमको जाना है। और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। जब सब काम चलते रहता है तो हमको बैठ के वॉच करना है, देखना है कि सारा काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोई भी काम में कमी आता है तो उनको हमको क्या करना है, सुधारते हुए आगे चलना है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलते रहता है। कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलते रहता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ अब हमने समझा प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट समझेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमने जो अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसको एक एग्जाम्पल समझो कि मान लो आप अपने स्कूल में एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करने वाले हो। आप अभी 12th क्लास में हो, ठीक है, तो आपके जूनियर्स लोग आपके लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज करेंगे। और वैसे ही आप जब 11th में थे तो आपने अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज किया था। अब इस फेयरवेल पार्टी में क्या हुआ था, इसको डीपली आप ऑब्जर्व करके देखो, आपको सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, देखोगे मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ टास्क बट प्रोसेस एज इट कंटिन्यूअसली परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखो मैनेजमेंट एक टास्क नहीं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप कल होमवर्क करके आना और आपने होमवर्क करके आ गए, तो ये क्या है, एक टास्क है। आप होमवर्क करके आए और आपका काम खत्म। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट तो आपके पढ़ाई की तरह जो साल भर चलता रहेगा। अगर किसी भी दिन आपने रुका या कभी भी आपने सोचा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैंने सारी चीज़ों की पढ़ाई कर ली और मेरा अच्छा मार्क्स आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपका कम आ जाएगा। आपको एग्जाम तक का पढ़ाई कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तो वही मैनेजमेंट है। चलिए देखते हैं। दिस फंक्शन में बी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फेयरवेल पार्टी इन स्कूल। देखो आप जब फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हो तो क्या क्या उस एक्टिविटी में फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। देखो सबसे पहले तो आप डिस्कस करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे। किसके साथ डिस्कशन करोगे, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करोगे, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करोगे कि हमको आगे क्या करना है और कैसे सही तरीके से फेयरवेल को अरेंज करना है। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। आप जो डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कशन करने के बाद सब चीज फाइनल हो गया। अब आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ फंड, क्योंकि बिना पैसे का तो फेयरवेल होना नहीं है। तो कौन कौन कितना पैसा देगा, कौन स्टूडेंट कलेक्ट करेगा उसको, ये सारे काम आपने करना चालू किया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। आपने डिसाइड कर लिया कि कलेक्शन ऑफ फंड कौन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं टीम क्रिएशन। टीम क्रिएशन, अब देखो फंड का एलोकेशन हमारा हो रहा है, फंड कलेक्ट होते जा रहा है। अब बाकी चीजों के लिए हम टीम बनाएंगे, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटी कौन देखेगा, है ना, या फूड वाला काम कौन देखेगा, या तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड साउंड सिस्टम का काम कौन देखेगा। हम थोड़ा थोड़ा करके काम को क्या कर रहे हैं, बच्चों के या फिर आपके क्लासमेट्स की कैपेसिटी के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, काम को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका स्टाफिंग हो गया। नाउ असाइनिंग ड्यूटीज। असाइनिंग ड्यूटीज मतलब क्या होता है, अब आपने काम को बांट दिया। अब काम को बांटने के बाद एक एक हेड बना दिया। अब हेड बनाने के बाद अपने अपने टीम को हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टिंग, क्योंकि जो टीम लीडर है वो गाइड करता रहेगा कि ये काम करना है, ये काम करना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है रिहर्सल ऑफ एंटायर शो। रिहर्सल ऑफ एंटायर शो, अब लास्ट में फेयरवेल के पहले एक बार हम लोग पूरा चीज़ों को क्या करेंगे, रिहर्सल देखेंगे। कल्चरल एक्टिविटी सही है कि नहीं, खाने का अरेंजमेंट हो गया कि नहीं, साउंड का अरेंजमेंट हो गया कि नहीं, सारी चीज़ों को हम लोग कंपाइल्ड करके व्यू करेंगे कि सारा चीज़ ओके है कि नहीं और हम रेडी हैं कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। एंड कॉन्स्टेंट वॉच।
ये कहलाता है कंट्रोलिंग। अब आपका काम चल रहा है, फेयरवेल फंक्शन चल रहा है, आप देख रहे हो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा, और गलती हो रहा है तो उसको तुरंत आप सुधारते हुए चल रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है, इन पांचों फंक्शंस का प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, चलिए जैसे आप ये इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे फेयरवेल का डिस्कशन चल रहा है ना। ये अपना मुन्ना भाई थोड़ा होते ना क्लास में एकदम क्या कह सकते हैं, छपरा टाइप का, जो थोड़ा सा मैं ही हूँ वाला है ना, तो वो ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो इफेक्टिवनेस क्या होता है, एज इमेज शोन, आपको इमेज में क्या दिख रहा है, टाइम। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, टाइम। कोई भी काम को टाइम में परफॉर्म करना, जो दिया गया समय है, गिवन और असाइन टाइम है, उस टाइम पे जब आप फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हो, टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अभी एग्जांपल दिया था कि आपने टारगेट रखा 95% आपको लेके आना है। कितना परसेंट लेके आना है, 95% आपको लेके आना है। लेकिन 95% कितने सालों में लाना है भाई, इसी साल लेके आना है। 2023 24 के एग्जाम में आपको 95% लाना है। ऐसा नहीं कि एक बार सप्लीमेंट्री आ गया और उसके बाद आप 95% लेके आ रहे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते चलो। सबसे पहला है डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करना, इफेक्टिवनेस, सही काम को। आप गलत तरीके से गलत काम को ना कीजिए, या सही काम को भी गलत तरीके से ना कीजिए। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क, जो काम बोला गया है उसी काम को करना है। दूसरा, अचीविंग द गोल ऑन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अचीविंग द गोल ऑन टाइम। टाइम पे हमको गोल को अचीव करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना है 1 मंथ में, तो आप 1 मंथ में इस काम को अचीव कर लेते हो तो आप इफेक्टिव हो। अगर नहीं कर पाते हो तो आप क्या हो, इफेक्टिव नहीं हो। नेक्स्ट है रिलेटेड टू एंड रिजल्ट। इस पॉइंट का क्या मतलब, रिलेटेड टू एंड रिजल्ट मतलब ये है, देखो हम इफेक्टिवनेस किसकी बात कर रहे हैं, टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना, टास्क को। तो जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही तो हम देखेंगे कि ये टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ। तो हमको कब पता चलेगा कि काम जो है वो टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, जब आपका एंड रिजल्ट आपको पता चल जाएगा जो आपने डिसाइड किया था, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू एंड रिजल्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट्स में आप लोग हेडिंग डाल के लिख लेंगे, और आपको जो एक्सप्लेनेशन समझ में आता है जैसे भी, उसको आप एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ओन लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में बाद में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब जस्ट इफेक्टिवनेस का जुड़वा भाई है एफिशिएंसी। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के अलग अलग नहीं चलते, दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, कैसे एक साथ चलते, देखो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी टास्क को जो गोल आपने डिसाइड किया है, उसको आपको क्या करना है, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, और रिसोर्स को प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइज करके टास्क को अचीव करना ही क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आपको, मैंने अब एग्जांपल दिया था 1000 यूनिट आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तो 1 मंथ जो टाइम था वो क्या था, आपका इफेक्टिवनेस था। लेकिन मैंने बोला कि पर यूनिट जो आपका खर्चा आना है, एक्सपेंस आना है पर यूनिट प्रोडक्शन, वो 200 रुपीज से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब काम को आप कैसे मैनेज करेंगे कि वो 200 या उससे कम में हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब डूइंग द टास्क विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में अच्छा से अच्छा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके काम को करना क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। देखो डूइंग द टास्क इन राइट वे, वहां पे राइट काम को करना था, यहां पे राइट वे में, यहां वे की बात है, सही तरीके से काम करना एफिशिएंसी कहलाता है। स्मार्ट वर्क, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ये इमेज प्रॉपर्ली डिपिक्ट नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये सर्कुलर है, स्फेरिकल शेप में है तो आसानी से पुशअप हो रहा है, लेकिन ये अगर स्क्वायर शेप में है तो ले जाने में दिक्कत हो रहा है। ये देख सकते हैं इमेज में कबाड़ से जुबाड़, है ना, आप कबाड़ से क्या करते हैं, खराब बॉटल को यूज कर लिए एज अ पेंसिल स्टैंड। तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, एफिशिएंसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो सही तरीके से काम को करना। दूसरा, इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अभी तक तो मैं यही बता रहा हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब यह है कि कोई भी टास्क को मिनिमम खर्चे पे करना है, वो कैसे होगा, रिसोर्स को प्रॉपरली एंड बेटर यूटिलाइज करके। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब देखो, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये 2 तरीकों से अचीव किया जा सकता है। आप खर्चे को 2 तरीके से बचा सकते हो, या रिसोर्स को 2 तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसके यूटिलाइजेशन को। वो क्या क्या 2 तरीका वो देखते हैं। देखो, बाय यूजिंग लेस रिसोर्स
मोर बेनिफिट। आप कम रिसोर्स को यूज करो और आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो दो बैट्समैन हैं, एक विराट है, विराट कोहली, और एक है MSD, नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। दो बैट्समैन हैं और दोनों ने रन बनाया। देखो हमने बोला यहाँ पे कि बाय यूजिंग लेस रिसोर्स मोर बेनिफिट, कम रिसोर्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट, ठीक है। देखो तो इसने मान लो 6 बॉलें खेली और इनको मिल रहा है 18 रन एग्जाम्पल के लिए, और रन की बात करते हैं, सॉरी ये तो हो गया बॉल की बात हो गई, है ना, ठीक। और अगर रन की बात करते हैं, एक्चुअली हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना लिया, ठीक है। चलो दोनों ने 6 बॉल यूज किया, दोनों को 6 बॉल मिले खेलने के लिए, और विराट ने रन बनाए 18 रन और MSD ने बनाए 15 रन। ये एग्जांपल है। पर्सनली अगर आपका MSD फेवरेट होगा तो ये नहीं बोलना MSD ने कैसे कम रन बनाया, ठीक है। ये हम एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहे हैं। अगर उधर वाले होंगे, उधर फेवरेट होगे तो उल्टा कर ले रन को। अब देखो रिसोर्स क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे रन क्या हो गया, ये रिसोर्स का जो आउटपुट आ रहा है वो किसने ज्यादा बनाया, विराट कोहली ने। तो वही यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, बाय यूजिंग लेस रिसोर्स मोर बेनिफिट, ठीक है, मोर बेनिफिट। दोनों ने रिसोर्स यूज किया और बेनिफिट कहां पे ज्यादा आ रहा है, यहां पे। तो हु इज मोर एफिशिएंट, विराट इज मोर एफिशिएंट। दूसरा पॉइंट, सेम बेनिफिट और आउटपुट फ्यूअर रिसोर्स। अब देखो यहां पे आपको बेनिफिट सेम मिल रहा है पर रिसोर्स कम यूज किया जा रहा है। आया समझ में। जैसे देखो मैंने बोला था कि एक तरफ विराट और एक तरफ MSD। अब देखो दोनों ने जो रन बनाए, इन्होंने भी 18 रन बनाया और इन्होंने भी 18 रन बनाए, दोनों का आउटपुट बराबर है। पर इन्होंने अगर बॉल खेलने की बात करते तो इन्होंने 6 बॉल खेले और इन्होंने 4 बॉल में 18 रन बनाए। कितने बॉल में 18 रन बनाए, 4 बॉल में। तो देखो यहाँ पे आउटपुट तो दोनों का सेम है पर रिसोर्स MSD कम यूज कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि ये एफिशिएंसी हो जाएगा। तो एफिशिएंसी को मेजरमेंट करने का या बढ़ाने का 2 तरीका है कि एक तो आप रिसोर्स को बराबर यूज करो और आउटपुट ज्यादा इनहेंस करो। दूसरा आपको आउटपुट सेम मिल रहा है पर रिसोर्स आप क्या कर रहे हो, कम यूज कर रहे हो, तो आपका वेस्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है एफिशिएंसी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं अब, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों के बीच में क्या रिलेशन, तो मैंने बताया दोनों क्या हैं, भाई भाई है, दोनों क्या हैं, जुड़वा भाई है, साथ साथ चलते हैं। अलग अलग चलेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉइन दिख रहा है और कॉइन के 2 साइड होते हैं, एक होता है हमारा हेड और इसके पीछे साइड होगा हमारा टेल। तो कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजर में, किसी भी मैनेजर के लिए 2 साइड्स ऑफ सिंगल कॉइन का काम करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि मैंने आपको टाइम दिया 1 मंथ का जो कि हो गया इफेक्टिवनेस, और मैंने बोला आपको 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट। और मैंने आपको कॉस्ट बोला कि पर यूनिट 200 रुपीज आपका क्या आना चाहिए, खर्चा आना चाहिए। पर यूनिट आपका क्या होना चाहिए, 200 रुपीज खर्चा आना चाहिए। चलो जैसे आप शर्ट बनाते हो एग्जांपल के लिए, तो हर शर्ट में 200 रुपये ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। 1 महीने के अंदर आपको 2000 यूनिट 2000 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है। तो ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस और ये हो गया आपका एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो अगर आप 1 मंथ के अंदर 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर देते हो तो आप इफेक्टिव हो, लेकिन आपने 200 की जगह 250 पर यूनिट कॉस्ट आ गया, 50 रुपये ज्यादा आ गया, आप एफिशिएंट नहीं हो। और अगर आपने 250 कॉस्टिंग कर दिया तो फिर हमको प्रॉफिट मार्जिन में फर्क आ जाएगा, तो दिक्कतें हुआ। वैसा ही अगर आपने चलो 200 पर यूनिट के हिसाब से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इनफैक्ट 200 की जगह आप 190 में प्रोडक्शन करके दे रहे हो, पर 1 मंथ के जगह आप प्रोडक्शन कर रहे हो 1.5 से 2 महीने में। अब शादी का सीजन तो निकल गया, आपका प्रोडक्शन करते करते शादी सीजन निकल गया, कपड़े का सीजन निकल गया, तो अगर प्रोडक्शन हो भी गया तो वो बिकेगा क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर साथ में अचीव होंगे तभी एक मैनेजर को प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट, बट दीज 2 एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तराजू की तरह होना चाहिए, बैलेंस की तरफ, दोनों बराबर। अगर एक तरफ भी आपका बैलेंस झुका, तराजू झुका, तो समझ लो आपके मैनेजर को दिक्कत होने वाला है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होने वाला है, ठीक है। सो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू
प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा दोनों को मिलाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत बेटर होगा, अच्छा होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक कम ज़्यादा होता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, दिक्कतें होंगी। या तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होगा, या तो फिर टाइम एनालिसिस या टाइम फैक्टर जो है उसमें हम लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है और हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।